गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक 3 चैप्टर फिजियोलॉजी के हो गए हैं, आई थिंक 3 है, ब्रीथिंग वाला है, फ्लूइड है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है लोकोमोशन वाला किया, एक एक्सक्रीटरी वाला किया है, तो 4 हो गए हैं। आज ये 5th है हम लोग का, न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो किस तरह से हमारे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है एक्सरसाइज के टाइम में जो है बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे मिलके एक साथ काम करने लग जाते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो वही जो है कोऑर्डिनेट किस तरह से सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सभी ऑर्गन इंटरेक्ट करके आपस में और एक किसी फंक्शन को जो है करते हैं, वो यही है कोऑर्डिनेशन। यानी जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन हमारे जो है एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के काम को जो है वो कंप्लीमेंट करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन होता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे ड्यूरिंग कुछ इमरजेंसी है, कहीं हमें दौड़ना है या कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ है, और ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन है ये हमारी बॉडी के 2 सिस्टम ऐसे हैं, एक न्यूरल सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों मिलके इसको करते हैं। जो न्यूरल है, हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो बहुत फास्ट कोऑर्डिनेट करता है चीज़ों को। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, क्योंकि वो केमिकल के थ्रू करता है, हॉर्मोन्स के थ्रू करता है, तो उसका थोड़ा स्लो होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक बनाए रहते हैं हमारे हॉर्मोन्स। तो फास्ट जो है शुरुआत न्यूरल से होती है, लेकिन एंड तक जो बना होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेशन पहले देखते हैं। कोऑर्डिनेशन is the process through which 2 या 2 से ज़्यादा 2 or more organs interact and complement the function of one another। ये होता है कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट चीज़ों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाना, यही कोऑर्डिनेशन है। ऐसे भी हम रोज़मर्रा के कामों में भी करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी इस तरह से करती है कि कोई जो भी गिविंग सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम सारे ऑर्गन्स को आपस में मिला के और उसके साथ कोऑप कर जाना, ये कोऑर्डिनेशन है। अब ये कोऑर्डिनेशन जो है हमारे सिस्टम में, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग दौड़ रहे हैं, फास्ट जो है रनिंग हो रही है, तो ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा एटीपी की जो है ज़रूरत है तो ज़्यादा तेज़ी के साथ मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो हमारा जो है ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जो ब्लड वेसल्स है वो डिफरेंटली काम करने लग जाएगी। तो ब्लड वेसल्स है यानी सारे मसल्स हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम है, सब के सब एक साथ जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके। तो यहाँ पे हमारे जो है डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे जो है लंग्स कह लीजिए, ब्लड वेसल्स, है, इसके अलावा हमारी मसल्स है, किडनी है, और सब के सब जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक गिवन सिचुएशन को कोप कर रहे हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। ये सब जो होता है ये 2 वजह से होता है। तो हमारे पास 2 सिस्टम हैं, एक को कहेंगे न्यूरल सिस्टम जो ये सब कर रहा है, और एंडोक्राइन। दोनों में कनेक्शन भी है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जो कि ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन है। न्यूरॉन से फिर कुछ जो है न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरो हार्मोन बनते हैं, जो कि बाकी के फिर जो है अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि एक मास्टर ग्लैंड होती है, और फिर वो पूरी एंडोक्राइन सिस्टम को। तो इस तरह से जो है दोनों आपस में कनेक्टेड भी है थ्रू हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है न्यूरल सिस्टम का पार्ट है, वही एंडोक्राइन सिस्टम का भी, क्योंकि वहाँ वो जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहलाया जाता है। तो इसमें से जो है न्यूरल सिस्टम की बात करें यहाँ,
तो न्यूरल सिस्टम जो है, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जिसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है, वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, वो देखेंगे। तो न्यूरल सिस्टम जो है, हम लोग के जो न्यूरॉन होते हैं, एक न्यूरॉन एंड होता है तो दूसरा शुरू होता है, यानी न्यूरल सिस्टम किस तरह से जो है कंट्रोल कर रहा है। एक पॉइंट टू पॉइंट जो है एनसीईआरटी लिखती है कि पॉइंट टू पॉइंट जो है कनेक्शन करता है। तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड जो है, यानी कि देखिए एक हमारा जो है ये न्यूरॉन यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इसकी जो है ये साइनेप्टिक नॉब्स हो जाएंगे। ये डेंड्राइट्स है, पढ़ेंगे इसका डिटेल में। यहाँ एक न्यूरॉन ख़त्म होता है तो दूसरा न्यूरॉन यहाँ से शुरू हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट और फास्ट होता है ये वाला, जो इसके न्यूरल सिस्टम के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो मैसेज चल रहे हैं, वो फास्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के से। तो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और इस तरह से जो है फास्टली ये जो है एक्ट करता है, फॉर क्विक रिस्पॉन्स के लिए होता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कनेक्शन दे रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन, यानी कि बात हो रही है यहाँ पे हार्मोन की। इस चैप्टर में हम लोग जो है मेनली न्यूरल सिस्टम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में जो है हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम है, आपका जो लास्ट चैप्टर है फिजियोलॉजी का। तो यहाँ पे जो है नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम किस तरह से जो है कहाँ से शुरुआत हुआ था। जैसे अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो आर्थ्रोपोड्स में, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो अर्थवॉर्म में यानी एनीलिडा में देखा गया है। वैसे ही हमारा नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो न्यूरॉन जो थे वो हाइड्रा में पहली बार, जो कि ए पोलर जो है न्यूरॉन होते हैं, तो हाइड्रा यानी सिलेंट्रेट में देखने को मिला है। हालांकि बहुत ही जो है प्रिमिटिव टाइप का है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंसेक्ट में बढ़ते हैं तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, थोड़ा ब्रेन, गैंग्लिया, कुछ इस तरह से चीज़ें दिखेंगी। तो हाइड्रा में जो है बिल्कुल विदाउट एनी डेंड्राइट्स और एक्सोन के जो है सिंपल ए पोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। तो यहाँ हाइड्रा में फर्स्ट टाइम जो है वो नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे जो हम लोग के जो है फर्स्ट टाइम न्यूरॉन जो है डिस्कवर हुआ, और वो भी कैसा था, ए पोलर। ए पोलर मीन्स विदाउट एनी जो है, मतलब एक राउंड सेल की तरह है इस तरह से, ना कोई एक्सोन है ना डेंड्राइट्स है। जबकि काफ़ी हद तक जो है फिर इंसेक्ट में थोड़ा जो है ब्रेन दिखाई देता है, गैंग्लिया वगैरह है, और आगे ट्रैक्ट वगैरह है, तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। खैर हमारे जो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं। नर्वस टिश्यू में हमारे पास दो तरह की सेल्स मिलेगी हमें जो है इसमें। एक जो है हमारे न्यूरल सिस्टम, यहाँ पे दो तरह की सेल्स है, एक न्यूरॉन है, दूसरी न्यूरोग्लियल सेल्स या सिर्फ ग्लियल सेल्स कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन जो है एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, लेकिन उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, तो कभी भी वो डिवाइड नहीं करती है। जबकि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं उसमें वो डिवाइड करती हैं।
तो अगर जो है ये डिवाइड नहीं करती हैं तो हमें जो कभी सुनते हैं ब्रेन ट्यूमर होता है वो न्यूरोग्लियल सेल की वजह से होता है। और जो न्यूरॉन है वो फंक्शनल यूनिट होते हुए भी अगर नंबर में देखा जाए तो कम होता है कंपेयर टू न्यूरोग्लियल सेल्स। यानी अगर हमारा न्यूरॉन जो है वो 50% से कम है और जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं वो मोर देन 50% होती है। कुछ ऐसे जैसे हमारे ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स का डिफ्रेंसिएशन दिखता है। तो दो तरह की सेल्स हम लोग को यहाँ दिख रही हैं, एक जो है न्यूरॉन है और न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरॉन होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाया जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन को कहेंगे। और न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होती है नंबर में कंपेयर टू जो है न्यूरॉन, बट एक्साइटेबल नहीं होती है जिस तरह से न्यूरॉन होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो है हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, इनको 4 टाइप्स की हमें मिलती है। एपिडाइमल होती है, एपिडाइमल सेल, फिर सेकंड एस्ट्रोसाइट्स, और थर्ड हमारी माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, माइक्रोग्लियल सेल, और फोर्थ होती है जो कि माइलिन शीथ बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और जो है सेंट्रल नर्वस में। यानी कि जो न्यूरॉन होता है इसकी जो एक्सोन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर जो है माइलिन शीथ बनाती है ये सेल। तो ये है हमारे पास स्वेन सेल एंड ओलिगोडेंड्राइट सेल। ओलिगो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें एपिडाइमल सेल जो होती है ये प्रोड्यूस करती है CSF, प्रोड्यूस CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है। एस्ट्रोसाइट सेल्स जो होती हैं वो एक तरह से ब्रेन और ब्लड के बीच में ऐसे बैरियर की तरह काम करती है, यानी कि जो ब्लड ब्रेन को सप्लाई किया जाएगा उसको पहले चेक करती है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो एक तरीके से फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, फैगोसाइट करती हैं अगर कुछ इन्फेक्शन हो ब्लड में। स्वेन सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट दोनों ही सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है, माइलिन शीथ बनाती है एक्सोन के ऊपर। अगर PNS है तो वहाँ स्वेन सेल्स होती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ की जो नर्व फाइबर है वहाँ पे जो है माइलिन शीथ बनाएगी ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो प्रोड्यूस CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एस्ट्रोसाइट्स जो है ब्रेन ब्लड बैरियर भी कहलाई जाती हैं। और ये वाली जो सेल्स होती हैं ये फैगोसिटिक होती हैं, फैगोसाइट होती हैं। और ये वाली सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं माइलिन शीथ। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है, हम लोग को पढ़ना है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत पहले से पढ़ते आते हैं आप लोग 8th 9th क्लास से। तो न्यूरॉन की जो बॉडी है ये न्यूरॉन है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये बहुत सारी ब्रांचेस में जो है डेंड्रोसाइट्स होते हैं, बहुत ब्रांच होती है। ये सेल बॉडी है,
तो ये भी एक तरीके से यूकैरियोटिक सेल है, बस हाईली ब्रांच्ड सेल होती है न्यूरॉन। तो ये सेल बॉडी होगी और ये इसके डेंड्रोसाइट हो गए और ये एक्सोन है। अब इसके सेल बॉडी के अंदर जो है न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हम लोग साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है हमें निसिल्स ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। ये निसिल्स ग्रैन्यूल्स जो हैं वो दोनों जगह होते हैं, यानी कि यहाँ सेल बॉडी में भी दिखाई देंगे और डेंड्राइट्स के अंदर भी होते हैं। निसिल्स ग्रैन्यूल्स एक तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लस राइबोसोम होते हैं। तो दोनों का काम, जब भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो यहाँ न्यूरॉन में भी खूब सारा जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है निसिल्स ग्रैन्यूल्स हैं। ये निसिल्स ग्रैन्यूल्स दोनों जगह पे हैं, सेल बॉडी के अंदर भी है और डेंड्राइट्स के अंदर भी है। तो फर्स्ट तो न्यूरॉन का पार्ट अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले यहाँ डेंड्राइट्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, जैसे कि हाईली ब्रांच्ड डेंड्राइट्स हैं। फिर जो ये है ये सेल बॉडी कह देते हैं इसको, और ये जो है एक्सॉन और ये साइनेप्टिक नोब्स। साइनेप्टिक नोब्स जो इसके अंदर है न्यूक्लियस के अलावा जो येलो डॉट्स बनाई हैं ये है निसिल्स ग्रैन्यूल्स। और निसिल्स ग्रैन्यूल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम प्लस राइबोसोम होता है एंड प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। और काम के हिसाब से ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस करती है, दोनों जगह पे हम लोग को दिख रहा है। फिर जो है एक डेंड्राइट जो है वो कुछ ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है बाकी इससे, और ब्रांच जो होता है जाके एंड पे होता है, ये एक्सोन होता है। एक्सोन के ऊपर हम लोग को यहाँ पे जो है स्वेन सेल्स दिखती है और कुछ स्वेन सेल्स जो हैं पहले बनाते हैं माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ बनाएगी इस तरह से, ये माइलिन शीथ है और इसके ऊपर ये हो जाएगी स्वेन सेल। तो स्वेन सेल ही जो है वो माइलिन शीथ बनाती है। तो स्वेन सेल के अंदर जो है माइलिन शीथ दिख रही है। और ज़रूरी नहीं कि हर नर्व फाइबर में हर एक्सोन के ऊपर जो है स्वेन सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती है वो माइलिन शीथ बनाए। कुछ न्यूरॉन में होती है उनको माइलिनेटेड कहते हैं, कुछ में नहीं होती है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कह देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ इस एक्सोन के अंदर है, ये एक्सोन वाला पार्ट है, इस एक्सोन के अंदर जो कुछ है इसको एक्सोप्लाज्म कह देंगे। जैसे यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे है ये तो सिंपल साइटोप्लाज्म है। यहाँ जो है ये इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा एक्सोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्मा, और ये हो जाएंगी हमारी जो है स्वेन सेल। स्वेन सेल का ये यहाँ पे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, सेल है तो न्यूक्लियस तो होना ही है। इसके अंदर जो है ये दिख रही है हमें माइलिन शीथ। ये जो है कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ हो जाएगी। और माइलिन शीथ जहाँ पे नहीं है, कितने हिस्से में नहीं है, देखो स्वेन सेल है लेकिन यहाँ से
यहाँ तक का जो पार्ट है वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं दिख रही है। जितने हिस्से में स्वेन सेल तो है बट माइलिन शीथ नहीं होती है, उसको कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर यानी वो हिस्सा जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। ये ब्लू से मैंने बनाया है, इसके ये यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके बीच का जो पार्ट है ये वाला पार्ट को कहा जाता है नोड ऑफ रनवियर। और जो स्वेन सेल की ये मेम्ब्रेन है इसको कहा जाएगा न्यूरीलेमा। एक्सोप्लाज्म और एक्सोलेमा, जो इस एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होगी, एक्सोलेमा। तो न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम के। दो तरह की सेल्स दिख रही हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल्स। अब इस न्यूरॉन के तीन या चार पार्ट आप कह सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा जो ब्रांच्ड है वो डेंड्राइट्स है। फिर मेन सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर सारी चीज़ें हमें मिलेगी, जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर यहाँ से जो है एक डेंड्राइट जो है, जो लार्ज है, ये एक्सोन है। और एक्सोन के अंदर जो कुछ है उसको एक्सोप्लाज्म कह देंगे और इसकी मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा हो जाएगा। एक्सोन जाके लास्ट में जो है ब्रांच होता है और साइनेप्टिक नोड पे एंड हो जाता है। अब इस एक्सोलेमा के ऊपर हमारे पास है स्वेन सेल। स्वेन सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूरीलेमा, और इसके अंदर जो शीथ बन रही है वो हो जाएगी हमारे पास जो है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है बनाती है स्वेन सेल, अगर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व फाइबर है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ बनाती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी एक्सोन है न्यूरॉन के, वहाँ पे जिन न्यूरॉन में, जिन नर्व फाइबर्स में जो है माइलिन होता है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर या माइलिनेटेड एक्सोन बोल देंगे। जिसमें नहीं होता है वो नॉन माइलिनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूरॉन। और अब जो है न्यूरॉन की टाइप्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के हमें न्यूरॉन, जैसे अभी एक हाइड्रा का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे ए पोलर टाइप का न्यूरॉन होता है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले जो है, जो न्यूरॉन है ये यहाँ पे ए पोलर टाइप का है और ये मिलता है हाइड्रा में। उसके बाद न्यूरॉन जिसमें एक ही जो है ब्रांच हो, यानी कि उसको आप डेंड्राइट समझ लें या एक्सोन समझ लें, बस एक सिंगल प्रोसेस हमें दिख रही है, तो वो हो जाएगा यूनिपोलर। अगर दो हैं तो यानी कि एक डेंड्राइट भी दिखाई दे रहा है और एक एक्सोन भी दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ दिख रहा है, तो वो बाईपोलर हो जाएगा। और जो अभी नॉर्मल हमने न्यूरॉन बनाया है वो मल्टीपोलर। ए पोलर मीन्स विदाउट पोलर। अब दूसरा बनाएंगे तो यहाँ पे ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी के साथ ये हमें जो है यूनिपोलर दिखाई दे रहा है, तो इसको कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। और इसका एग्जाम्पल होता है, ये सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जब हम अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होंगे या कोई दूसरा एनिमल, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके अलावा अगर ये जो है एक्सोन के साथ डेंड्राइट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे बना लिया जाए, तो एक तरफ एक्सोन एक तरफ डेंड्राइट्स, यानी हमें दो प्रोसेस जो है दिख रही है। तो ऐसे न्यूरॉन को बाईपोलर कहेंगे। बाई मीन्स टू, बाईपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन, जो बाईपोलर न्यूरॉन है वो आई की रेटिना में मिलता है। जो आईज है इसमें रेटिना होती है, अभी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, अदरवाइज डिटेल पढ़ते हैं। तो रेटिना ऑफ द आई और जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है उसमें हमें जो है बाईपोलर मिलेंगे। तो यहाँ जो है दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, रेटिना ऑफ आई
एंड olfactory epithelium, olfactory epithelium। उसके बाद है मल्टीपोलर, जो अभी बनाया था बहुत सारी ब्रांचेस के साथ इस तरह से, और फिर जो है साइनेप्टिक नोब भी दिखेंगे इस पे। ये हो जाएगा मल्टीपोलर। और ये मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यानी जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसके कॉर्टेक्स में। यानी आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो ये है। इसके अलावा एक सूडो यूनिपोलर, यानी होता तो यूनिपोलर ही है बट फॉल्स होता है, तो उसको बनाएंगे। ये सेल बॉडी है और यहाँ से एक सिंगल प्रोसेस निकलता है, लेकिन जल्दी ही वो जो है दो हिस्सों में एक तरीके से ऐसे जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं सूडो यूनिपोलर। और सूडो यूनिपोलर जो होता है यानी कि फॉल्स है ये, तो ये मिलता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जो है ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और वाइट मैटर जो है आउटसाइड होगा। तो जो ग्रे मैटर है बटरफ्लाई शेप दिखता है, वहाँ पे जो उसकी डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न होते हैं या प्रोसेस होते हैं, तो डॉर्सल रूट में मिलेगा ये इस तरह से सूडो यूनिपोलर। डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से न्यूरॉन जो है कितने टाइप्स के हो गए हैं हमारे पास, ये 5 टाइप के हैं। ए पोलर जो हाइड्रा में है, जिसमें कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होती है, फिर एक ही सिंगल प्रोसेस है, एक सिंगल मतलब एक्सोन है, तो वो यूनिपोलर, जो कि हमें जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्टिब्रेट्स के दिखाई देता है। फिर जहाँ पे 2 हैं, यानी कि एक डेंड्राइट्स भी है, एक एक्सोन भी है सेल बॉडी के साथ, तो बाईपोलर, ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में दिखाई देगा और रेटिना ऑफ आई में। फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन, जहाँ पे बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सोन भी हैं, तो जो सेरिब्रम है, जो फोरब्रेन है, वहाँ उसके कॉर्टेक्स में। उसके बाद जो है सूडो यूनिपोलर, यानी कि एक सिंगल ही प्रोसेस निकली थी, लेकिन फर्दर वो जो है डेंड्राइट्स और एक्सोन में डिवाइड हो जाती है, आगे फॉर्म कर लेती है, तो सूडो यूनिपोलर ये जो है डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है, ये सब है। अब जो है आगे पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब है जो कि बॉडी के सेंटर में है, यानी कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जितनी भी यहाँ से जो भी नर्व फाइबर्स निकलते हैं, जैसे ब्रेन से जो है क्रेनियल नर्व्स निकलेंगी और स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, बाकी की भी नर्व्स हैं, तो ये सब जो है जो भी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम को मोटे तौर पे जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट हो जाएगा, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहता है क्रेनियम में। अभी इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रेन है उसके ऊपर जो है स्कल है, स्कल में तो हम दोनों चीज़ें काउंट करते हैं, यानी क्रेनियम भी और फेशियल बोन भी, बट जो ब्रेन का मेन है वो है क्रेनियम बॉक्स, यानी क्रेनियम जो कि 8 बोन से बना है। पिछले लेक्चर में पढ़ा था हम लोगों ने, फ्रंटल है, 2 पैराइटल है, फिर टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमॉइड और स्फिनोइड, तो उसमें प्रोटेक्टेड रहता है ब्रेन। और ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी वो हो जाएंगी हमारी जो है क्रेनियल नर्व्स।
स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम होता है, यानी कि वर्टिब्री के बीच में से जो है जो न्यूरल कैनाल है वहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है इस तरह से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, यहाँ अगर नर्व फाइबर की बात करें तो दो तरह की नर्व फाइबर होते हैं, सेंसरी एंड जो है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी नर्व मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वो नर्व होती है जो कि जो भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे यहाँ टच किया हमने, इस तरह से टच किया तो ये सेंसेस जो है यहाँ से जो न्यूरॉन लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचे हैं वो सेंस किया है उन्होंने, वो मैसेज दे रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इसको कहेंगे सेंसरी नर्व या सेंसरी न्यूरॉन। और अब जो है जो प्रोसेस हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पता चला कि ये चीज़ पेन टच हुआ है, जो मैसेज वहाँ से जो कमांड आया है, जो न्यूरॉन लेके आ रहे हैं, जो नर्व लेके आ रही है, वो कहलाए जाएंगे मोटर नर्व। दूसरा नाम जो है जिस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में था एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट, तो यहाँ पे उसी को एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व कह देंगे, यानी जो सेंसरी से ऑर्गन से सेंस लेके जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज दे रही है वो एफरेंट हो जाएगी, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है वापस सेंसरी ऑर्गन तक आ रही है वो इफरेंट नर्व हो जाएगी। तो इस तरह से इसको कहेंगे एफरेंट नर्व या न्यूरॉन, और ये इफरेंट। यानी कि यहाँ पे जो है सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस जा रहा है, मैसेज जा रहा है, यहाँ पे सेंस किया गया है, जैसे टच है, पेन है, जो है हमारा विजुअल है, हियरिंग है, ये सीएनएस। और यहाँ से अब जो है सीएनएस से जो भी कमांड जो है अब सेंसरी ऑर्गन तक या किसी भी ऑर्गन तक जा रहा है, ये मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट नर्व कहलाया जाएगा। ये तो थी नर्व की बात, बट अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड करते हैं तो दो तरह का होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सिर्फ नर्व था, या मोटर न्यूरॉन को हम आगे पढ़ सकते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर और जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ये SNS है और ये ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो मोटर न्यूरॉन की बात हो रही है यहाँ, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो मोटर न्यूरॉन है वो कमांड कहाँ लेके जा रहे हैं, अगर वो जो है स्केलेटल मसल्स को लेके जा रहे हैं तो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम है, और अगर वॉलेंट्री के बजाय इनवॉलेंट्री मसल्स को लेके जा रहे हैं या फिर जो है हमारे कोई इस तरह के जो है ऑर्गन को लेके जा रहे हैं तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। यानी कि CNS टू वॉलेंट्री मसल्स और जो है स्केलेटल भी इसी को कहते हैं, स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं, चलो एक ही बात है, वॉलंटरी मसल्स हो जाएगी, स्केलेटल ही होती है, बाकी तो दोनों इनवॉलंटरी होती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो है जाएगा इनवॉलंटरी मसल्स को, और ये फर्दर जो है दो हिस्सों में इनवॉलंटरी को जाएगा और फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
जो सिंपैथेटिक है, अभी हार्ट का जब पढ़े थे तब पढ़ा था हमने रेगुलेशन में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्ट करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है उस इमरजेंसी को नॉर्मलाइज करता है, यानी जो भी चीज़ें बढ़ाई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसको जो है नॉर्मलाइज करने का, उसको जो है नीचे लाने का काम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट ड्यूरिंग या एक्टिव होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और ये जो है एक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। जैसे हार्ट का तब पढ़ा था कि हार्ट जो है मायोजेनिक होता है हम लोग में, लेकिन कोई इमरजेंसी आती है तो तब जो है हार्ट जो है अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम चला जाता है। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हार्ट बीट को, कार्डियक आउटपुट को, इन सबको बढ़ा देता है, प्लस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन रिलीज कराता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये जो है वापस हार्ट बीट को कंट्रोल कर देता है। कहने का मतलब है कि सिंपैथेटिक जो है वो ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है एक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन में काम नहीं करता, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। दोनों ही ये, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है या फिर हम स्मूथ मसल्स कह सकते हैं, तो उनको जो है मैसेज पहुंचाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आगे, जो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, किस तरह से कंडक्शन होता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इसको पढ़ने के लिए हमेशा जो है यूनिडायरेक्शनल मैसेज चलता है न्यूरॉन के अंदर, यानी कि जो डेंड्राइट है वो स्टिमुलस को जो है रिसीव करती है, उसके बाद जो है एक्सोन की तरफ चलता है, और फिर एक्सोन से दूसरा न्यूरॉन आगे आ जाएगा, उसकी डेंड्राइट्स को पहुंचेगा, फिर उससे, यानी कि हमेशा जो मैसेज है वो यूनिडायरेक्शनली जो है चलता है। और नॉर्मल कंडीशन जो हमारी रेस्टिंग कंडीशन होती है, तो वहाँ पे हमारा जो एक्सोन है, सिर्फ एक्सोन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, एक्सोन सिर्फ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इससे ये एक्सोन वाला पार्ट है। किसी भी सेल के, सिर्फ न्यूरॉन की ही नहीं, कोई भी सेल हो हमारी बॉडी की, हमेशा उस सेल के बाहर जो होता है वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, क्योंकि सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं सेल के बाहर। और सेल के अंदर जो है, यानी कि यहाँ एक्सोन के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ओवरऑल जो है पूरा नेगेटिव चार्जेस रहेगा। सोडियम आयन्स वहाँ नहीं होते हैं, पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं अंदर की तरफ। तो ये एक्सोन की आउटर साइड है, आउटर साइड में बाहर जो है वो पॉजिटिव रहता है, और अंदर की तरफ जो है नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अंदर जो है नेगेटिव, यानी कि जो है बाहर की तरफ जो है सोडियम आयन ज़्यादा है, सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं। हालांकि दोनों ही कैटायन हैं, बट अंदर का जो नेगेटिव चार्जेस है वो ओवरऑल सेल के चार्जेस होते हैं जो कि नेगेटिव होता है। यानी कि अंदर जो है हमारे एनायन ज़्यादा हैं देन कैटायन, और बाहर इधर भी ऐसे ही है कि बाहर पॉजिटिव है, पूरी मेम्ब्रेन पे कोई सी भी तरफ हो तो हर तरफ जो है बाहर की तरफ पॉजिटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव है। तो बाहर की तरफ यहाँ पे कैटायन ज़्यादा होंगे कंपेयर टू एनायन। सिर्फ सोडियम ही नहीं, यहाँ कैल्शियम भी है बाहर, तो बाहर जो है पॉजिटिव ज़्यादा होते हैं, सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, अंदर पोटेशियम होते हैं। और जब रेस्टिंग पोटेंशियल है, जब ये पोलराइज है, रेस्टिंग पे है, उस वक्त पे हमारा जो है बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, तो यहाँ से हायर होने की वजह से जो है चीज़ें अंदर आती रहेंगी, डिफ्यूज़ थोड़ा बहुत तो होगा ही, और पोटेशियम यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा।
यानी कि जो हमारी एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है वो जो है लेस परमेबल होती है फॉर सोडियम आयंस एंड मोर परमेबल फॉर पोटेशियम आयन, क्योंकि यहाँ हमारी इस एक्सोन में जो है कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, जो कि चैनल्स हमेशा खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से थोड़े बहुत सोडियम, हालांकि ये कम परमेबल है, फिर भी थोड़े बहुत सोडियम आयंस जो है वो एक्सोन के अंदर आते रहते हैं। और ज़्यादा परमेबल पोटेशियम के लिए होने की वजह से जो है वो जो है यहाँ से लीकी चैनल्स के थ्रू बाहर जाते रहेंगे। तो इस तरह से जो है थोड़ा बहुत सोडियम आयंस जो है वो अंदर आ जाएगा और थोड़े बहुत पोटेशियम आयन जो है वो बाहर चले जाएंगे। इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे होती है, ऐसे बीच बीच में यहाँ पे मिलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो रेस्टिंग पोटेंशियल को क्योंकि मेंटेन रखना है इस कंडीशन को कि बाहर पॉजिटिव ही रहे और अंदर नेगेटिव ही रहे, तो जो थोड़े बहुत सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं उन सोडियम आयंस को यहाँ से भेज दिया जाता है, 3 सोडियम आयंस को यहाँ से बाहर, यहाँ से 3 सोडियम आयंस को बाहर और बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को अंदर। और ये जो चैनल है, ये जो प्रोटीन है इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है, क्योंकि बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा हैं, थोड़े बहुत डिफ्यूज़ होकर अंदर आ गए थे, उनको भी हम बाहर डाल रहे हैं, और अंदर जो है पोटेशियम ज़्यादा है, बाहर कम है, जो डिफ्यूज़ होके बाहर पोटेशियम गए हैं उनको अंदर डाल रहे हैं। दैट मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन चल रहे हैं। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ पे हमें रिक्वायर होती है एटीपी की, यानी ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और इसको कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। और इस तरह से जो है हमारी ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो है मेंटेन रहती है, यानी बाहर पॉजिटिव चार्जेस अंदर नेगेटिव, और ये कितना होता है, -70 मिली वोल्ट होता है। और ये कंडीशन क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल अब क्या है, अब जो है एक स्टिमुलस आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ डेंड्राइट्स है, इन्होंने रिसीव किया यहाँ से, ऐसे यहाँ से जो भी स्टिमुलस आया, अब वो जब यहाँ पे आएगा तो देखते हैं कि अब जो है नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट जी देखिए, अब ये जो है स्टिमुलस आ गया है। जैसे ही स्टिमुलस आता है वैसे ही जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये काम करना बंद कर देता है, यानी कि ये क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया तो सोडियम आयंस तो डिफ्यूज़ हो ही रहे हैं अंदर, लेकिन जैसे ही स्टिमुलस आया है तो और ज़्यादा जो है परमेबल हो गई। पहले एक तरीके से इम्परमेबल थी या लेस परमेबल थी। अब जैसे ही स्टिमुलस आया है और सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्लोज हो गए हैं, तो हमारी जो मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है, वो परमेबल हो जाती है सोडियम आयंस के लिए, और ज़्यादा सोडियम आयंस जो है वो अंदर की तरफ आने लगते हैं, यानी कि यहाँ से सोडियम आयंस जो है वो अंदर एंट्री लेने लगते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर जो है पॉजिटिव आयंस अंदर आते हैं, एक वोल्टेज बनती है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे, जो कि वैसे तो यहाँ क्लोज थे, लेकिन अभी यहाँ से जो है इनको हम कह देंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। ऐसे ही कुछ दूसरे यहाँ पे जो है पोटेशियम चैनल्स हैं, जो कि अभी यहाँ पे ऐसे क्लोज्ड हैं। तो ये ऐसे ही जो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम
चैनल्स हैं। अभी जैसे ही जो है स्टिमुलस आई, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप ने काम करना बंद कर दिया और लीकी चैनल्स जो है वो ज़्यादा सोडियम से को जो है अंदर भेजने लग गए। एक वोल्टेज आई जिसके ऊपर जो है सोडियम चैनल्स जो हैं ये खुल गए हैं। इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जो है सोडियम जो है वो अंदर आने लग गया। इसकी वजह से यहाँ पे जो है लगातार जो है पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ अंदर जो है कैसी कंडीशन हो जाएगी, अंदर जो है पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर की तरफ जो है नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल में उल्टा था कि बाहर जो है हमारे वो पॉजिटिव थे और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस थे, अब ये उल्टा हो गया है। लेकिन इसके एक पोर्शन में, यानी हम यहाँ से ऐसे कहें कि यहाँ से जो साइट है ये ए है और ये वाला जो एक्सॉन का पार्ट है वो बी है। तो आगे जो भी है वो अभी नॉर्मल है, यानी बाहर पॉजिटिव है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है अभी भी, और अंदर की तरफ जो है अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन जहाँ स्टिमुलस आई है उस जगह पे हमारा सोडियम पोटेशियम पंप क्योंकि क्लोज हो गया है, ज़्यादा परमेबल हो गया है सोडियम आयंस के लिए, प्लस वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो गए, वहाँ से भर भर के सोडियम आयंस जो है अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ का जो हमारा पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा +30 मिली वोल्ट, जो कि पहले -70 था, अब वो +30 हो गया। और ये जो चार्जेस हमारे चेंज हो गए हैं, यानी कि बाहर की तरफ जो है ये ऐसे पॉजिटिव हो गए हैं और अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो है ये नेगेटिव आयंस हो गए हैं और अंदर की तरफ जो है पॉजिटिव हो गए हैं। इसी को कहा जाता है डिपोलराइजेशन। यानी इससे पहले क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल थी, पोलराइज था, अब ये क्या हो गया है, पोलराइज से यहाँ पे हो गया है डिपोलराइजेशन। लेकिन सिर्फ कितने पार्ट में, जो एक्सोन का ए पार्ट है यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो गया है। और डिपोलराइजेशन क्या जनरेट कर रहा है, इट्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अब जैसे ही ये हुआ, अभी तक सोडियम चैनल्स ऑन है, लेकिन अब एक पर्टिकुलर जो वोल्टेज आई उसके ऊपर जाके पोटेशियम चैनल्स हमारे जो है ये ओपन हो जाएंगे। और जब पोटेशियम आयन जो है चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो यहाँ से पोटेशियम आयन जो है बाहर जाने लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे जो है ये फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगी। लेकिन अब जो अंदर की तरफ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो ए साइड से था पॉजिटिव, अब ये यहाँ से करंट जो है बी में जाएगा और बी से जो है पॉजिटिव यहाँ से जो है ए में आएगा। तो इस तरह से जो है ये सर्किट जो है पूरा होगा। यानी अंदर जो हमारे डिपोलराइज वाले पार्ट में पॉजिटिव है वो यहाँ से जो है बी वाले पार्ट में अंदर की तरफ जो है मूव करेगा। और इस सर्किट को पूरा करने के लिए जो बाहर यहाँ पे पॉजिटिव है वो अब ए में जो है मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है मतलब इधर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया डिपोलराइज, एक्शन पोटेंशियल हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये हो गया हमारा, इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ तक ऐसे। ये एक्सोन का ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अब जैसे स्टिमुलस हम लोगों ने भी पढ़ा कि ए से जो है अंदर की तरफ से बी में जाएगा जो है चार्जेस, और ये सर्किट पूरा होने के लिए यहाँ से इस तरह से मूव कर रहा था। तो जैसे ही हमारा स्टिमुलस जो है आगे की तरफ बढ़ा है, वैसे ही जो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप है ये जो है पंप क्लोज हो गया। और इसके क्लोज होते ही, क्लोज दिखा देते हैं इसको, ये क्लोज हो गया। इसके क्लोज जैसे ये क्लोज हुआ तो यहाँ पे जो गेटेड लीकी चैनल्स हैं, ये लीकी चैनल्स हो जाएंगे। ये हमारे जो है वोल्टेज गेटेड हो जाएंगे सोडियम चैनल्स, ये हमारे पोटेशियम चैनल्स। तो सेम जो चीज़ें हम लोगों ने भी पहले वाले पोर्शन में पढ़ी है वैसे ही यहाँ पे कि यहाँ से जो है हमारे खूब सारे जो है, और ये क्लोज है हमारा क्योंकि ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स हैं।
ये अभी क्लोज है, लेकिन ये जो सोडियम का है और ये भी यहाँ से सोडियम आयंस यहाँ आने लगे, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारा अंदर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और अंदर की तरफ जो है, बाहर की तरफ जो है वो नेगेटिव। और जो इससे पहले वाला पोर्शन था जहाँ अभी हमने पहले डिपोलराइजेशन देखा था, अब डिपोलराइजेशन यहाँ पे है। अब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल था वो ए से कहाँ आ गया है, बी में आ गया है, डिपोलराइजेशन। बट यहाँ पे क्या हो गया है, रिपोलराइजेशन हो गया है। क्यों रिपोलराइजेशन हो गया है, क्योंकि ये जो पोटेशियम थे, ग्रीन से ही बना देती हूँ, उधर ग्रीन से बनाया तो, यानी कि ये हमारा यहाँ से खुल गया है और ये खुलने की वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ बढ़ गया है तो कैटायंस यहाँ से बाहर निकालने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे हम वापस जो है पहली वाली कंडीशन रेस्टिंग पोटेंशियल पे लेके आए। तो ये जो है हमारे जो है देर से खुले हैं, लेकिन ये देर तक ही खुले रहते हैं। इधर जो है एक पर्टिकुलर टाइम आने पर जो है यहाँ से जो है सोडियम पोटेशियम पंप अगेन जो है यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही हमारी स्टिमुलस यहाँ से जो है आगे बढ़ गई है तो बी वाले पार्ट में ये जो है नॉन फंक्शनल हो गया, लेकिन यहाँ पे अब ये फंक्शनल हो गया और ये फंक्शनल हो गया है यहाँ से, तो ये शुरू कर देगा फिर से 3 सोडियम को एक साथ बाहर मूव कर देगा और यहाँ से 2 पोटेशियम को जो है अंदर की तरफ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP जो है वो टूट रहा है ADP प्लस PI में। तो ये जो है इस तरह से वापस अपनी पहले वाली कंडीशन, यानी कि बाहर जो है पॉजिटिव और अंदर जो है नेगेटिव। लेकिन अभी जो यहाँ पे है वो -70 से भी ज़्यादा, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स जो थे वो देर से खुले हैं और खुले ही हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि -70 के बजाय -90 तक वोल्टेज जो है यहाँ पहुँच जाती है। तो इसको हम जो है सीधे पोलराइज ना कह के या रेस्टिंग पोटेंशियल ना कह के इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हो गई है, ज़्यादा नेगेटिविटी, यानी सिर्फ -70 पे नहीं। जब -90 पे पहुंच जाएगा तब पोटेशियम चैनल्स जो है हमारा यहाँ से जो है ये बंद होगा, तब जो है वापस ये फिर जो है -70 पे आके रुकेगा, तब ये पोलराइज्ड होगा और ये इम्पल्स यहाँ आ गई, अब यहाँ से नेक्स्ट वाले में जाएगी। तो इस तरह से जो है इम्पल्स जो है हमारी कंडक्ट होती है एक एरिया से एक्सोन के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे जो है आगे बढ़ती चली जाती है। पीछे वाला पोर्शन पहले रिपोलराइज होता है फिर पोलराइज्ड होता है, यानी कि जब रेस्टिंग में था तो पोलराइज्ड थी, फिर डिपोलराइज्ड हुई, फिर हाइपर पोलराइज्ड हुई एंड देन जो है सिंपली पोलराइज्ड हो जाएगी। तो ये है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। और इसको अगर हम उसमें दिखाएं, ग्राफ में दिखाएं, तो ग्राफ में भी ये कुछ इस तरह से है। ये एक्स एक्सिस ले लेंगे, ये है, इसमें हम लोग यहाँ -70 पे से शुरू होगा, तो -70 मिलीवोल्ट पे यहाँ पे हमारा स्टिमुलस आएगा। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये ऐसे है, यहाँ पे -55 दिखा सकते हैं, -55
अगर एक -55 से जो है कम थ्रेश होल्ड का स्टिमुलस आ रहा है तो वो फिर जो है आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे फेल हो जाएगा, यानी कि जो है यहीं से ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड से ऊपर हमारा जो है इम्पल्स है तो वो आगे जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से ग्राफ ऊपर गया, यहाँ कहाँ तक जाएगा, +30 तक मिलीवोल्ट होगा, यहाँ -90। तो ये जो यहाँ पे ऊपर चल रहा है डेट मीन्स से क्या है, डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन ये जो है हमारा रिपोलराइजेशन, लेकिन यहाँ तक रुकता नहीं है, ये नीचे तक आएगा तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। रिपोलराइजेशन और -30 तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। हुआ क्या है यहाँ पे देखें, यहाँ जो है हमारे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम थे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये ओपन है, इसलिए जो है रिवर्स हो गया है, यानी कि बाहर जो है नेगेटिव चार्जेस और एक्सोन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ये जो है ओपन होंगे, जिसकी वजह से रिपोलराइजेशन, लेकिन रिपोलराइजेशन रुकेगा नहीं, लगातार ये खुला रहेगा क्योंकि लेट खुला है और लेट तक खुलता रहेगा। तो ये जो है लगातार जो है पॉजिटिव को बाहर भेजेगा, तो यहाँ पे जो है हमारा हाइपर पोलराइजेशन -90 तक हो जाएगा और फिर जो है फाइनली यहाँ आके जो है -70 पे आके रुकेगा। तो इस तरह से जो है डिफरेंट हिस्सों में कोऑर्डिनेशन के साथ जो है हमारी इम्पल्स जो है वो आगे चलती रहेगी। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।